नीचे यहाँ पे एज इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों का मिलाकर लिखते हैं तो एज इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, नितांग लगेगा। तो के यहाँ पे एक नितांग लगाएंगे, प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो ए बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल टू को हटाए क्या लग गया, नितांग एक बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेंगे तो नितांक लगाया जाता है। जो जहां पे के क्या है, एक नितांक है जो दोनों आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति और उसके मापन की पद्धति पर निर्भर करते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, चाहे इसको मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट कर लें। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो अपन क्या लिखे थे, ए बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर है ना। इसको समीकरण एक देते हैं, ठीक है। समीकरण एक देना, समीकरण एक देने के मैं भूल गया था। तो जहां के एक आनुपातिक नियतांक है, क्या है, नियतांक, ठीक है। के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच माध्यम, दोनों आवेश जो होता है उनके माध्यम, दोनों आवेशों के बीच माध्यम, माध्यम यानी कि वायु भी हो सकता है ना। तो के का मान जो है दोनों आवेशों के बीच माध्यम, माध्यम की प्रकृति है ना, माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। तो जो अनुपात नियतांक है ना, वो उसका मान क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर और मापन की पद्धति पर निर्भर करते हैं। अब एसआई पद्धति में क्या होता है, एसआई है ना। तो एसआई में क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच यदि माध्यम, दोनों आवेशों के बीच माध्यम, एसआई पद्धति में यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम है ना मुक्त यानी कि क्या हो, वायु या निर्वात माने शुद्ध न, वायु या निर्वात, तो उस कंडीशन में क्या हो, मापन की पद्धति एसआई है ना। एसआई में दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है वो वायु या निर्वात, तो उस कंडीशन में के का जो मान आता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, ध्यान रखना, ये एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये होता है एसआई में। तो यहां भी जो एप्सिलॉन 0 होता है इसको आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताने के लिए लिखा हूं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये एप्सिलॉन 0 है ना। जहां एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है ना। एप्सिलॉन 0 ये क्या है, एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। तो समीकरण 1 में ये क्या है, समीकरण 1, समीकरण 1 में के का मान रखें, समीकरण 1 में के का मान रखने, समीकरण 1 में के का मान रखते हैं। तो के का मान रखेंगे तो एक बराबर के का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो
के का मान हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यह है समीकरण, इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। ठीक है, तथा 1/4πε0 का जो मान होता है वो क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये 1/4πε0 का मान होता है। तो समीकरण 2 में इसी मान को फिर रखते हैं, तो समीकरण 2 में मान रखें। तो ये क्या हो गया, इसके जगह में 9 × 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये जो भी मान है वो क्या है एसआई में है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो बल का मात्रक क्या होता है एसआई में, है ना, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, एसआई पद्धति में क्या होता है न्यूटन। तो यहाँ पे ये हो गया आपका फाइनल न्यूटन, इसको दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो, है ना। तो दोनों आवेशों के बीच यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम है ना, अतिरिक्त माध्यम, तो क्या होगा, इसका जो मान है k बराबर होता है 1/4πε, इसमें 0 नहीं लगा, ध्यान दीजिए 1/4πε, जहां पे एप्सिलॉन क्या है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये वायु निर्वात की विद्युतशीलता थी, ये माध्यम है ना, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन क्या है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो समीकरण 1 से फिर देखते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं वहीं से। समीकरण 1 में फिर मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 को देख सकते हैं आप लोग। समीकरण 1 ये था, समीकरण 1 था 1 बराबर k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो k का मान क्या निकालेगा 1/4πε, एप्सिलॉन 0 नहीं है क्योंकि अन्य कोई माध्यम। तो ये क्या हुआ, k का मान रखें, k का मान 1/4πε। ठीक है, तो एक बराबर क्या मिला 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, हो गया, इसको समीकरण नहीं देंगे अभी। किंतु क्या होता है, लेकिन किंतु एप्सिलॉन बराबर क्या होगा एप्सिलॉन 0 k। ठीक है, जहां पे एप्सिलॉन बराबर क्या होता है एप्सिलॉन 0 k होता है, जहां पे k क्या है, k को क्या कहते हैं पता है, माध्यम का परावर्तितांक कहते हैं, है ना। k जो होता है जहां k माध्यम का क्या है, माध्यम का परावर्तितांक ये। ठीक है, तो k को क्या कहते हैं माध्यम का परावर्तितांक। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर क्या है एप्सिलॉन 0 k। इस मान को है ना यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 k।
है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसको समीकरण में देंगे, एक बराबर एप्सिलॉन बराबर क्या रखेंगे, एप्सिलॉन की जगह में एप्सिलॉन 0 के रखेंगे यहाँ। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा और Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। इसको आप दे सकते हो, इसको समीकरण देने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है एसआई पद्धति है। अब सीजीएस पद्धति में ये एसआई पद्धति हो गई, अलग हो गया, है ना, ठीक। ये हो गया एसआई पद्धति। अब सीजीएस पद्धति में देखते हैं। तो सीजीएस पद्धति में लिखते हैं, नहीं समझ में आया। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ये एसआई पद्धति की बात है। तो सीजीएस पद्धति में, है ना, दोनों आवेशों के बीच दोनों आवेश जो Q1 Q2 है उनके बीच, दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात होते हैं। वायु या निर्वात होते हैं। तो उस कंडीशन में सीजीएस में क्या होता है, के का मान क्या होता है, 1 होता है सीजीएस पद्धति। एसआई में क्या था, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था के का मान। अब सीजीएस पद्धति में वायु निर्वात में के का मान क्या होता है, 1 होता है। तो उस कंडीशन में ये जो समीकरण है, इसका उपयोग बार बार होगा, है ना। समीकरण 1, तो समीकरण 1 के का मान 1 हो, है ना, वायु निर्वात में दोनों आवेशों के बीच वायु निर्वात हो, है ना, तो के का मान क्या है, 1 हो। तो उस कंडीशन में समीकरण 1 से क्या होगा, के का मान 1 रख दो, Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। ये है बल का मान, लगने वाला बल का मान। तो ये कूलॉम के नियम है, इसमें क्वेश्चन बनता है, कूलॉम के नियम को समझाइए और बल के मान के लिए जो है, लगने वाले बल के मान के व्यंजक ज्ञात है। तो ये एसआई और सीजीएस दोनों के लिए, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो ये है कूलॉम का नियम। तो आज हम लोग आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, है ना। आगे और देखेंगे, इसके में परावैद्युतांक के बारे में दिया है इसी चैप्टर के अंतर्गत। तो आप लोग को समझ आया होगा, जहां तक प्रयास किया हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।